आज हम क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन सेकंड पाठ्यपुस्तक के 5वें पाठ औरतों ने बदली दुनिया पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं मानते हैं उसको, और घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ, शुरू और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। और इस अध्याय में हम देखेंगे घर बाहर कामों को देखेंगे और समझेंगे कैसे कुछ व्यवसाय, कुछ काम जो है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं और समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं और महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों को भी जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ चित्र के लिए उन्होंने वो करा है कि यहाँ पर आप चित्र बनाइए बच्चों के लिए, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट और एक शिक्षक। तो यहाँ पर जो है जो भी चित्र बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पुरुष चित्र शिक्षक के रूप किसने बनाया, महिला के रूप में किसने बनाया, किसान को पुरुष के रूप में किसने दिखाया, महिला के रूप में किसने दिखाया। तो देखिए भारत में 83.6% महिलाएं जो हैं वो खेतों के काम जैसे पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना करती हैं। लेकिन फिर भी जब हमें किसान के बारे में सोचते तो हमारे दिमाग में एक पुरुष का ही चित्र आता है। तो रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने कक्षा में यही अभ्यास कराया, परिणाम इस प्रकार रहे। तो शिक्षक के रूप में महिला का 25 बच्चों ने बनाया है, किसान के रूप में 30 पुरुष के चित्र बनाए हैं, मिल मजदूर 25 पुरुष के चित्र और 5 महिलाओं के, नर्स के 30 महिलाओं के, वैज्ञानिक 25 पुरुषों के और 5 महिलाओं के, पायलट 27 पुरुषों के और 3 महिलाओं के। तो रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। तो इसका कारण है कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही कर सकती हैं। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं इसको करने में सक्षम नहीं होती। लेकिन ये जो है अनेक रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करने वाले लोगों के दिमाग की उपज है और बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। इसलिए अधिकांश परिवारों में सिर्फ स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वो शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें और कर लें। और ये समझना जरूरी है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। दबाव बड़ों की अपेक्षाओं का होता है और कभी हमारे अपने ही मित्रों का जो कि चढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। तो रूढ़ियों को तोड़ा है रेल का इंजन। झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने रेल इंजन चला के इसको तोड़ा है। उत्तरी रेलवे की यह पहली महिला इंजन चालक है। उनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। एक सरकारी स्कूल में लक्ष्मी की पढ़ाई हुई और स्कूल में पढ़ने के साथ घर के कामों में और जिम्मेदारी में भी हाथ बटाती थी और मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई की। स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तो कहती हैं कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और बच्चों को नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती। जैसे कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है, यानी उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो रोएं। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। तो इस चित्र में दिखाया है कि उसका जो परीक्षा फल आया है तो उसमें उसको भौतिक शास्त्र में फिजिक्स में बहुत कम अंक मिले हैं। तो उसकी माँ कह रही है कि वो बच्चा इतिहास पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी माँ कह रही है कि इतिहास पढ़ने से अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सभी कंप्यूटर सीख रहे तो उनको नौकरी मिल जाती है अपनी योग्यता के आधार पर। आज हमारे लिए कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती थी, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग
करते थे। लड़कियों की स्थिति और ख़राब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल मदद करने तक ही सीमित है। कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती और बर्तन बनाने को तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उसे कुम्हार नहीं माना जाता था। तो 19वीं शताब्दी में शिक्षक के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय प्रचलन में आए। समाज, जिन्होंने स्वयं को पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किया और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीख लिया। तो एक राजसुंदरी से पहले हम रमाबाई का देखते हैं कि ये भी महिला अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की अध्यक्ष, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वो संस्कृत लिखना पढ़ना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहाँ विधवा स्त्रियों, गरीब सूक्ष्म औरतों को पढ़ने लिखने की, स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी और लकड़ी से चीज़ें सीखने, छापाखाने चलाने जैसी कुशलताएँ सिखाई जाती थी। फिर है राजसुंदरी देवी, जो बंगाल में 1890 पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। वो एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी और उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती, विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। तो ये उनकी आत्मकथा में है कि वो बहुत सवेरे काम करना शुरू कर देती थी और उनके पास बिल्कुल विश्राम नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ती थी। फिर है ये सखावत, रुकैया सखावत हुसैन, लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन एक बहुत धनी परिवार में पैदा हुई। इनके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेज़ी की ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी और जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। और उन्होंने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखा। आगे जाकर वो लेखिका बनी। 1905 में जब वो केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है और जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि जो वो नहीं कर सकती थी, तो उसको उन्होंने करने का उसमें सपना देखा। तो ये राजसुंदरी देवी की वो है कि वो मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। तो जब वो रसोई में बैठी थी, अपने उनके पति सबसे बड़े बेटे से कहते हैं कि विपिन, मैंने यहाँ चैतन्य भागवत छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊँ तो मुझे अंदर ले आना। तो वो चुपचाप पुस्तक से एक पन्ना निकाल लेती हैं और उसे छुपा लेती हैं। और उसे छुपाना भी बड़ा काम था, उस समय बहुत कठिन काम था। तो वो उससे लगातार कोशिश करने लगे। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और चैतन्य भागवत पढ़ने से उनको अक्षर ज्ञान हुआ और उन्होंने उसको पढ़ना सीखा। फिर है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़कों लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरी जनगणना देश की जनसंख्या की जाती है और भारत में रहने वालों के जीवन की सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की संख्या लगभग 82% होगी और शिक्षित लड़कियों स्त्रियों की संख्या 65%। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच कुछ अनुपात बढ़ गया है, जो पढ़ लिख सकते हैं, कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, लेकिन अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। अंतर समाप्त नहीं हुआ है। तो ये तालिका दिखाई गई है। सब लड़के कक्षा 1 से 5 तक 4.53, अनुसूचित जाति के 4.42, जनजाति के 7.97, सब लड़कियां 4.14, अनुसूचित जाति 3.85 और जनजाति 7.98, योग जो है 7.98 है। उच्च प्राथमिक सब लड़के 3.09, अनुसूचित जाति के 3.75, जनजाति के 8.03 और सब लड़कियां 4.49 और एससी की 5.04, एसटी की 8.85 और योग जो है 8.43। माध्यमिक कक्षा सब लड़के 17.93, एससी के 18.96, एसटी के 27.42, सब लड़कियां 17.67,
17.79, SC की 18.32, ST की 26.96 और योग 27.20। तो सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, लेकिन ये बहुत कम क्षेत्रों में है। तो दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए तो उचित स्कूल है और नहीं शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न लाने ले जाने की किसी साधन की व्यवस्था न हो तो अभिभावक उन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अब प्राथमिक विद्यालयों में ऐसी स्थिति नहीं है, सब सुविधाएं सरकार दे रही है। बहुत से बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था और ये लड़के और लड़कियों का प्रतिशत यहाँ पर दिखाया गया है। महिला आंदोलन, जब लड़कियों महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का, स्कूल जाने का अधिकार है, अन्य क्षेत्र भी हैं, कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। तो इन महिला आंदोलनों के लिए अभियान चलाए गए थे। और जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख काम था। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। विरोध करना महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है और ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि किए जाते हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। और हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान सीमा पर चारों लोग इकट्ठा होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।